हेलो स्टूडेंट, पीकेजीडी प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का स्वागत है। ये क्लास इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के लिए है। अब तक हमने पावर प्लांट को पढ़ लिया है। पावर प्लांट में जितने तरह की जनरेशन होती है, जिसमें मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है और न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसके बारे में क्लास लॉकडाउन से पहले हो चुकी है। तो बच्चों की डिमांड थी कि सर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर पढ़ाइए, तो आज हम ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर को शुरू कर रहे हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर को शुरू करने के लिए हमने बताया हुआ था कि जो इंडिया में जनरेशन होती है वो मैक्सिमम 11 kV की होती है। हालांकि वो 3.3 की होती है, 6.6 की होती है या 11 kV की भी होती है। लेकिन अभी जो इंडिया में फ़िलहाल होती है ये 11 kV पे ही की जाती है, जबकि यूएसए और अदर कंट्री में जो डेवलप कंट्रियाँ हैं वहाँ पे 33 तक का अल्टरनेटर लगा होता है। तो अब हम बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। तो देखो यहाँ पे जो हमारा ये अल्टरनेटर लगा हुआ है, ये हमारा 11 kV क्या करेगा, जनरेट करेगा। लेकिन 11 kV का ट्रांसमिशन हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ड्यू टू जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप ये होता है V=IR। तो इस ड्रॉप के कारण, जैसे ड्रॉप क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि गाँव में जनरली आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, तो इस ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई हमारे घरों तक पहुंचती है, तो जो घर नज़दीक होते हैं ट्रांसफार्मर के, उनकी वोल्टेज क्या होती है, जैसे मान लो नज़दीक है तो उनकी वोल्टेज अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती आती है, हमें देखेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, कम होता आता है। कि सपोर्ट जो 220 वोल्ट या 440 का है, तो यहाँ मान लो 200 मिल रहा है, लेकिन ये दूरी जैसे जैसे बढ़ाते आएंगे हो सके यहाँ 200 मिले और कम होता आता है। तो ऐसे जो ट्रांसमिशन नेटवर्क होता है हमारा, जो जनरेटिंग स्टेशन होता है, काफ़ी दूर होता है, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर होता है। तो यदि हम 11 kV को लेके हम काफ़ी दूर तक जाएंगे तो हो सके कि फाइनल जाते जाते हमें 1000 वोल्टेज की सप्लाई भी ना मिल पाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन पे जो हमारा अल्टरनेटर लगा होता है, इस यहाँ पे हम इस वोल्टेज को क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं। तो स्टेप अप का काम किसके द्वारा होता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये 2-3 तरह से हो सकती है। 11 kV का जो जनरेशन होता है, इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं। तो ये जो होता है 400 का होता है या 132 का होता है या 220 का होता है, 3 तरह का होता है। तो अभी जो यहाँ पे लाइन डायग्राम हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे जगह कम है, इस वजह से हमने 132 का ले लिया है। इसमें एक्चुअली 400 का भी होता है, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जनरेशन हो जाएगा, और जनरेशन किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे थर्मल से हो जाए, चाहे हाइड्रो से हो जाए या न्यूक्लियर से हो जाए। तो यहाँ तो थर्मल से जो बिजली अपने यहाँ 73% के लगभग बनती है। बाकी जो हिस्सा न्यूक्लियर का 3 से 4% है। शेष जो हिस्सा होता है किसका होता है, हाइड्रो पावर प्लांट का होता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम इंडिया में जो बिजली का प्रोडक्शन होता है वो थर्मल पावर प्लांट से होता है। थर्मल पावर प्लांट का जो कोयला और पानी से जो बिजली बन रही है उसी से होता है। और हाइड्रो का तो समझ ही रहे हो कि जहाँ पे पानी का वो होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में बनता है। तो यहाँ पे जब जनरेशन हो जाएगा 11 kV अल्टरनेटर से, उसके बाद 11000 वोल्टेज अल्टरनेटर दे देगा। फिर यहीं से हम एक 11 kV को 400 वोल्ट में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ से जो पावर हाउस पे जो बना हुआ है पूरा इक्विपमेंट, उसको चलाने के लिए लो वोल्टेज सर्विस प्रोडक्शन सेंटर होता है जो इसको ऑपरेट करता है। बाकी जो मेन ग्रिड की बिजली होती है उसको 11 kV को हम स्टेप अप करते हैं, किसके द्वारा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा। इसको हमने 132 दिखाया है, एक्चुअली ये 11 से हो जाता है सीधा 400 में। 400 जो टावर वाली लाइन देख रहे हो तुम्हारे कॉलेज के पीछे गई हुई है, उसको देख लेना, वो लाइन एक्चुअली 400 kV की है। तो 11 kV से 132 kV हो गया। फिर यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाएगा, ये ट्रांसफार्मर आपका होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ से 132 kV मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डाउन करते हैं। फिर 132 से हम लेके जाएंगे, तो 132 वाला जो होगा, 132 से होगा, इसमें हम जो प्रयोग करेंगे ये होगा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। फिर 132 से हम चले जाएंगे किस में, 132 से 33 में चले जाएंगे। तो यहाँ पे डाउन हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस वाले को जो 11 को 132 में, 220 में या 400 में जो कन्वर्ट किया जाता है, इसको कहा जाता है हाई वोल्टेज प्राइमरी ट्रांसमिशन। फिर जो 132 या 220 या 400 से जो और नीचे किया जाता है उसको हम कहते हैं हाई वोल्टेज सेकेंडरी ट्रांसमिशन। और ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको मिला के इसी को हम कहते हैं ट्रांसमिशन नेटवर्क। फिर आगे हम पहुँचते हैं 132 से 33 हो गया। 33 से हम चलेंगे किस पे, 11 पे। 11 kV जब हो जाएगा तो 11 kV को हम कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर 11 kV को फिर स्टेप अप करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, और उसको कर देते हैं 400 वोल्ट में या 220 में, यानी सिंगल फेज रहेगा
तो 220 वोल्ट हो जाएगा, और 3 फेज में चले जाओगे तो क्या हो जाएगा 400 वोल्ट ले लिया, 400 या 440 भी ले लिया था कहीं कहीं। तो ये दोनों मिला के इसको कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, और ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो जाएगा। और इन दोनों को मिला के जो कहा जाता है वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा। बाकी और चैप्टर हैं वो हम आगे कराते रहेंगे। अभी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की 4-5 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। इसके बाद आगे का जो भी है मतलब छूटा हुआ तो लोग मैसेज भी कर सकते हो, कमेंट में कर देना इसके। और मंडे से आप लोगों की लाइव क्लास भी चलेगी। हम लोग प्रयास करेंगे कि लाइव क्लास दें ताकि बच्चे ऑनलाइन मतलब अपने जो भी क्यूरी है वो दर्ज करा सकें। तो ये बात हो गई जनरेशन की। फिर इसके बाद जब 11 से 400 और 200 में हो जाएगा तो फिर इसको हम ले जाते हैं, ये जो होता है इसको कहा जाता है एलटी लाइन। एलटी मीन्स लो टेंशन लाइन। अब इस लो टेंशन लाइन से यहाँ से पूरा जो सिस्टम होता है ये होता है कंज्यूमर को। अब यहाँ से अपना ले आके और इसको हम क्या करेंगे, पोल के द्वारा जो भी है 3 फेज RYB न्यूट्रल, और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा अर्थ वायर। और इस पूरे सिस्टम से हम सप्लाई को क्या करते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं। तो ये प्रक्रिया है पूरी किसकी, ट्रांसमिशन की। अब ये तो एक लाइन डायग्राम हो गया। अब इसको हम अलग से पूरा मतलब विस्तृत रूप में पढ़ेंगे कि जो पावर जनरेशन की पूरी प्रक्रिया है 4 भागों में होती है। एक होता है जनरेशन, एक होता है ट्रांसमिशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन। तो जनरेशन की बात होती है तो जनरेशन पे आते हैं। तो जनरेशन में मैंने बताया कि इंडिया में जो जनरेशन होता है वो 3.3 का होता है केवी का, या 6.6 केवी का होता है, या कितने का होता है 11 केवी का होता है। तो इतने तरह का होता है, लेकिन जनरली जो नॉर्मल रूप में होता है कितने का होता है 11 केवी का होता है। तो 11 केवी का जनरेशन हो गया। फिर इसके बाद हम चलते हैं किसमें, ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन की बात आएगी तो ट्रांसमिशन में जैसे हमने बताया है यहाँ पे कि प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है और सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन में बता दिया गया कि प्राइमरी ट्रांसमिशन जो मैक्सिमम होता है वो 400 पे होता है, 220 केवी पे होता है, या 132 पे होता है। और सेकेंडरी जो ट्रांसमिशन होता है ये 33 पे जाके रुक जाता है। तो 33 केवी का जो होता है क्या होता है, ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है। फिर हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन में भी प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। तो इसमें प्राइमरी जो हो जाएगा आपका ये 11 केवी का होगा, और ये आपका हो जाएगा 440 वोल्ट या 220 वोल्ट। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं कि पूछ दिया जाता है सवाल कि निम्न में से कौन सी वोल्टेज जो है वो प्राइमरी ट्रांसमिशन की है। तो वहाँ पे ऑप्शन में आपका इन तीनों में से कोई ऑप्शन रहेगा तो हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल अच्छे बन जाते हैं और पेपर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होना है, तो इसीलिए मतलब इसका नोट्स आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा। अभी छोटे छोटे टॉपिक हम डालेंगे, धीरे धीरे बताया जाएगा। तो ये प्राइमरी ट्रांसमिशन से सवाल पूछ जाते हैं कि प्राइमरी ट्रांसमिशन की वोल्टेज क्या होती है। जिसमें आपका 400 हो जाएगा, 220 हो जाएगा, 132 हो जाएगा, इन तीनों में से कोई रहेगा। सेकेंडरी में आएगा तो ऑप्शनली कितना होगा 33 का हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन में जब चला जाएगा तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 11 केवी का होता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में कितना हो जाएगा 440 वोल्ट और 220 वोल्ट का होता है। तो 440 वोल्ट की बात आएगी तो 3 फेज का होता है, और ये हो जाएगा आपका सिंगल फेज का। तो ये पूरी मतलब ये लाइन डायग्राम का रिलेशन है। फिर हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंपैरिजन ऑफ AC एंड DC ट्रांसमिशन। मतलब जो ट्रांसमिशन की प्रक्रिया होती है ये AC में की जाए या DC में की जाए, किस में सुविधाजनक होती है। तो इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हमें मतलब 3-4 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि कंपैरिजन ऑफ AC एंड DC ट्रांसमिशन में मतलब क्या तुलनात्मक इसमें स्टडी होती है। इसमें जो पहला टॉपिक है ट्रांसमिशन एट लो कास्ट। ट्रांसमिशन एट लो कास्ट। अब इसको समझ लेते हैं AC और DC के पर्सपेक्टिव में। देखिए
जहाँ तक बात है डीसी की, तो डीसी जो वोल्टेज होती है उसको तो हम बढ़ा सकते नहीं, क्योंकि जो बढ़ाने की प्रक्रिया होती है वो ट्रांसफार्मर के द्वारा होती है, और ट्रांसफार्मर जो है डीसी पे वर्क नहीं करता है। तो यदि हम डीसी से ट्रांसमिशन करेंगे तो 11 केवी का है, तो ऐसा नहीं है कि उसको हम 400 में, 220 में या 132 में कर लेंगे। तो 11 का है तो डीसी से ट्रांसमिशन 11 का ही होगा। तो 11 का ही जब होगा तो उस कंडीशन में वोल्टेज जो होगी वो क्या होगी, वो तो ड्रॉप होनी ही होनी है, क्योंकि हमने स्टेप अप यहाँ किया नहीं। तो स्टेप अप कर दे तो हमें यहाँ पे आसानी से मिल जाता, लेकिन चूंकि स्टेप अप हम कर नहीं पाएंगे तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इसीलिए मतलब ये डीसी वाला जो ट्रांसमिशन होता है सक्सेस नहीं मानाता है। इसमें लो कास्ट क्यों होता है? लो कास्ट होने का रीज़न क्या है कि जब हम वोल्टेज, सब लोग जानते हैं कि V=I/R होता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ से R बराबर होगा V/I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ पे ओम्स लॉ कहता है कि V और I का रेशियो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अब ट्रांसमिशन ऑफ लो कास्ट मतलब AC से हम ट्रांसमिशन करने में कास्ट हमारा कम से कम लगता है। क्यों लगता है कम? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न आपका ये है कि जैसे हम V को बढ़ाएंगे, V को इंक्रीज करेंगे तो I का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो I का मान जब कम होगा तो इसमें कम से कम करंट हम फ्लो करेंगे। तो जब ट्रांसफार्मर तुम स्टेप अप लगाओगे तो करंट का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब करंट का मान कम हो जाएगा तो कम एम्पियर को ले जाने के लिए हमें पतले कंडक्टर की आवश्यकता होगी। किस कंडक्टर की? पतले जो कंडक्टर आपके ACSR हम प्रयोग करते हैं, ACSR, इसका फुल फॉर्म भी पूछा आता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग देख लेना, फर्स्ट ईयर में कई बार सवाल पूछा गया है। ये है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। मतलब इसका थोड़ा सा बता देते हैं इसमें कि इसमें स्टील का लगा होता है बीच में तन्यता बढ़ाने के लिए, और इसके ऊपर एल्युमिनियम को ऐसे क्या किया जाता है, लपेटा जाता है। तार देखे होंगे 11,000 का तार जो मतलब खींचा जाता है, या LT लाइन में भी खींचा जाता है, ऐसे रहता है। तो ये बीच वाला स्टील रहता है, इसीलिए इसका नाम है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो इसको क्या किया जाता है, इसमें लपेट दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जब इसको स्ट्रेंथ खींचा जाएगा तो इसकी तन्यता जो होती है बढ़ जाती है। तो इसमें ACSR कंडक्टर प्रयोग किया जाएगा। तो जब भी ये V/I होगा तो V का मान, जब वोल्टेज को हम स्टेप अप करेंगे तो करंट का मान कम हो जाएगा। जब करंट का मान कम होगा तो हमें पतले तार की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब पतला तार हम लेके लंबी दूरी तक जाएंगे तो खर्चा हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा। जबकि डीसी में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है ये डीसी पे काम नहीं करता है। यानी डीसी में यदि हम 11 kV का जनरेशन कर रहे हैं तो हमको ट्रांसमिशन भी 11 kV पे करना होगा, यानी 11 kV की करंट हमको ले जानी होगी। तो वोल्टेज हम बढ़ा नहीं पाएंगे तो करंट का मान घटेगा नहीं, और करंट का मान जब नहीं घटेगा तो तार हमारा क्या होगा, जो ACSR कंडक्टर है काफ़ी मोटा तार लगेगा, और मोटा तार लगेगा तो खर्चा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ट्रांसमिशन ऑफ लो कास्ट का मतलब है कि डीसी की तुलना में AC से हम ट्रांसमिशन क्यों करते हैं, क्योंकि जो ट्रांसमिशन पे जो खर्चा आता है हमारा वो क्या होता है, कम हो जाता है। और खर्चा पहला चीज़ होगा ट्रांसमिशन है लो कास्ट, यानी हम AC से ट्रांसमिशन करेंगे तो DC की तुलना में जो कास्ट आएगी हमारी कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वोल्टेज बढ़ने से करंट कम होगी, करंट जब कम होगी तो तार हमारा क्या लगेगा, पतला लगेगा, और जब पतला लगेगा तो क्या होगा, जब पतला तार लगेगा तो खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा ट्रांसमिशन जो AC में किया जाता है वो आपका क्या होता है, सस्ता होता है। दूसरा चीज़ होती है हाई वोल्टेज प्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट है इसमें हाई वोल्टेज प्रोडक्शन। अब हाई वोल्टेज प्रोडक्शन का फ़ायदा क्या है, इसको हम बता चुके हैं पहले भी, तुम लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो कि जनरली हम एक उदाहरण ले लेते हैं, कसिया का ले लेते हैं। कसिया में जैसे मान लीजिए सब, अरे सर, कसिया में जो सब स्टेशन है वो 132 का है। यहाँ से जो जैसे मान लो हाटा में एक वहाँ पे हार्ड डील बना हुआ है, वहाँ पे सप्लाई जाती है 33 की। 132 एक कसिया का है और ये हाटा में मान लो जा रहा है, अब कोई भी फीडर है जहाँ पे जा रहा है 33 की। तो हमने वहाँ पे मशीनों पे मतलब हमने चेक करके देखा हुआ है, वहाँ पे जो मशीनें लगी हुई हैं कि जो यहाँ से 132 से जो कसिया से 33 की लाइन यहाँ 132 में 30 में कन्वर्ट हुई कसिया में, फिर 33 वाला ये मान लो हाटा को जा रहा है। तो ये जो 33 जा रहा है एक्चुअली दूरी मान लो सपोर्टेड 20 किलोमीटर जो भी मान लें, तो ये जो 33 किलो वोल्ट की लाइन हाटा कसिया से हाटा आने में हमने मेजरमेंट किया हुआ है कि 33,000 वोल्ट हाटा तक आते आते 25,000 वोल्ट वहाँ मेजर करती है। अब तुम खुद समझ सकते हो कि इतने 20 किलोमीटर के रेंज में यदि 5-3-8,000 वोल्टेज का ड्रॉप हो जा रहा है, सोचो कितनी लाइन लॉस हो रही है।
तो यदि हम 11,000 वोल्टेज की लाइन को काफ़ी दूर तक 500 किलोमीटर और 1,000 किलोमीटर तक दूर तक ले जाएंगे तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और पता चलेगा कि हमें 1000 वोल्ट तक भी नहीं मिल पाएगा। तो इस कंडीशन में हाई वोल्टेज प्रोडक्शन क्या होगा, एसी के थ्रू ही होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज पे हम करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे और ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम किस पे करेंगे, एसी पे ही करेंगे। तो इसीलिए इसका फ़ायदा होता है, जबकि डीसी में हम नहीं कर सकते। तो यही रीज़न है कि जब हम देखते हैं कि 33 की लाइन जब यहाँ तक आने में इतनी कम डिस्टेंस में 25 और 8,000 वोल्टेज का ड्रॉप हो जा रहा है, तो ये चीज़ डीसी में पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एसी से ट्रांसमिशन करने का पहला फ़ायदा कि खर्चा कम होता है। खर्चा कम क्यों होता है, क्योंकि जो कंडक्टर है CSR होता है पतला लगेगा तो खर्च क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ होती है हाई वोल्टेज प्रोडक्शन। हाई वोल्टेज प्रोडक्शन आप केवल एसी पे कर सकते हैं, डीसी पे नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका दूसरा चीज़। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इजी वोल्टेज कन्वर्जन। जगह भी नहीं बचा है। 2 पॉइंट हो गया। लो कास्ट, पूछा जाता है सवाल कि एसी की तुलना में, डीसी की तुलना में एसी के फायदे क्या हैं। इजी वोल्टेज कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब बदलना। इजी वोल्टेज कन्वर्जन का मतलब एसी ऐसी चीज़ होती है कि इसको यदि हम 11 kV में पैदा करते हैं, फिर 4 लाख वोल्ट में हम इसको जनरेट करते हैं, फिर घटाते घटाते हम ला के नीचे करके इसको 220 वोल्ट तक भी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, ट्रांसफार्मर के द्वारा होती है। तो ये प्रक्रिया डीसी में नहीं हो सकती, क्योंकि डीसी जो होता है वो ट्रांसफार्मर पे काम नहीं करता है। तो इसीलिए जो इजी वोल्टेज कन्वर्जन का जो रूल्स है केवल किस पे लगेगा, एसी पे लगेगा। तो इसीलिए ट्रांसमिशन के लिए हम डीसी का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल किसका प्रयोग करेंगे, एसी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है इसमें, ईजिली चेंज एसी टू डीसी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि एसी में हम ट्रांसमिशन करने का ये फ़ायदा है कि जहाँ भी हमें मतलब डीसी की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे हम एसी से डीसी में क्या करेंगे, आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। और एसी से डीसी में जो कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। कन्वर्ट कैसे करोगे, तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, रेक्टिफायर होता है। ये होता है आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की बात कर लें थोड़ा सा इसमें, तो एसी से डीसी में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये रेक्टिफायर से कन्वर्ट करेंगे। रेक्टिफायर क्या होता है, ये एक डायोड होता है। डायोड का मतलब पीएन जंक्शन, तुम लोग फर्स्ट ईयर में अच्छी तरह से पढ़ चुके हो इसके बारे में। पीएन जंक्शन होता है और ये फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस में 2 तरह से काम करता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स का नोट से एक बार देख लेना आप लोग, क्लियर हो जाएगा। तो रेक्टिफायर है जो डायोड होता है, इसमें 2 तरह का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो हाफ वेव के बारे में पता ही होगा कि ये पूरी एसी है, इसके हाफ साइकिल को करता है। फुल वेव जो होता है ये पूरे को कर लेता है। और सेम यही चीज़ जो होता है, यही क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर। अंतर क्या है, फुल ब्रिज रेक्टिफायर में इसमें 2 डायोड लगते हैं और इसमें 4 डायोड लगता है। तो इसका जो फ़ायदा यह है कि आसानी से एसी से डीसी को हम कन्वर्ट कर, हालांकि डीसी से एसी में भी कन्वर्ट होता है जो कि इन्वर्टर के द्वारा किया था। तो ये जगह जगह लगाना क्या है, उसमें खर्चे बढ़ जाते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एसी में ट्रांसमिशन करने का ये फ़ायदा है कि जहाँ भी हमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता होगी, एक नॉर्मल डायोड के थ्रू हम रेक्टिफायर के द्वारा क्या करेंगे, एसी से डीसी में कन्वर्जन कर लेंगे और आसानी से अपना काम हम क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे।